पाकिस्तान में, बिकॉज हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस भी होती हैं. Yeah. सिर्फ कज़न मैरिजेस में ये मर्ज नहीं होता, इवन अगर लोग नॉन कज़न भी हैं उनमें भी हो सकता है. बट अस्सलाम वालेकुम. पॉडकास्ट विद फाइज़ा के साथ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन. और मेरा जो पहला सेशन है वो मैंने रखा है रिगार्डिंग थैलेसीमिया. जी हाँ, थैलेसीमिया बेसिकली लोगों को थैलेसीमिया के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और इसके बारे में अवेयरनेस क्या है, इसकी मिथ क्या है जो लोगों के पास कॉमनली पाई जाती हैं, उन सब के जवाब देंगे हमारे आज के मेहमान जो कि हैं डॉक्टर सलमान. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बी माई गेस्ट आज के प्रोग्राम में. अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है कि लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है थैलेसीमिया के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि आप पहले लोगों को बताइए कि थैलेसीमिया है क्या, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में प्लीज. श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर. मेरा नाम डॉक्टर सलमान है. मैं कुछ महीनों से यहाँ पे हेल्थ जो वेलफेयर ट्रस्ट है वहाँ पे काम कर रहा हूँ एज अ मेडिकल ऑफिसर. जिस मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हॉल में, जहाँ पे हमारे पास रोज़मर्रा के तौर पे तकरीबन 20 से 25 लोग बच्चे आते हैं थैलेसीमिया के मरीज़ जिनको अच्छा, रेगुलर हमारे पास 20 to 30 हैं. यस, मोर और लेस. ओके. तो उनको यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे ब्लड लगता है. उनकी और भी चीज़ों को हम देखते हैं, लाइक नॉर्मल जनरल ओपीडी भी हमारी होती है. माशाल्लाह. सो इट्स अ कंप्लीट I would say a complete treatment and package sort of we're giving अच्छा, them. ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओके, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं. ठीक है. अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं कि व्हाट इज थैलेसीमिया. सो थैलेसीमिया बेसिकली एक खून का डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक है. जेनेटिक का मतलब कि ये अगर ये डिसऑर्डर वालिदैन में होता है तो बच्चों में आता है. इसमें एक ये ख़ास बात है कि इसके कई सारे किस्म होते हैं. एक माइनर होता है, एक इंटरमीडिएट होता है और एक मेजर होता है. जो जो माइनर होता है वो बेसिकली उनमें कोई ऐसा कोई मसला नहीं होता है. दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ. जो इंटरमीडिएट होता है उनको फिर हमने जो ना ऑब्जर्व करना रहना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार उनको जो ना खून उनका कम हो जाता है तो उनको ट्रांसफ्यूजन की कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है. जो मेजर है, जो कि हमारे पास जहाँ पे जिनकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, उनमें क्या होता है कि उनको खून की बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है, बिकॉज उनका खुद का जो जिस्म है वो खून नहीं बना पाता. अच्छा, मतलब रेड ब्लड सेल्स उसमें नहीं होते हैं, मगर नॉर्मली जो एक नॉर्मल इंसान के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो 3 महीने तक चल जाते हैं. इनके सही वाले नहीं बनते. तो इस वजह से बिल्कुल प्रॉपर नहीं बनते. ठीक है. ओके. अच्छा, लोग जो है वो किस तरह से इसके बारे में उनको पता चलता है कि उनके बच्चों को थैलेसीमिया है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सो थैलेसीमिया क्योंकि खून की कमी होती है तो उसके सिम्टम्स बहुत वेग से होते हैं. जो एक नॉर्मल इंसान है अडल्ट में, उसमें भी खून की कमी तो वही सिम्टम्स आएंगे, विच इज़ बेसिकली कि आपको कमज़ोरी होगी, आपको सांस लेने में कभी कभार दुश्वारी होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, कभी कभार आपको बुखार पड़ जाता है, पेट का दर्द, बहुत वेग से सिम्टम्स होते हैं. मतलब फटीग भी होती है इसमें? फटीग, टायर्डनेस, कमजोरी. अच्छा, इसमें अगर हम बच्चों की बात करें, क्योंकि हेल्प इंटरनेशनल में मोस्टली हमारे पास जो है वो बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, तो इसमें किस एज के बच्चे से लेके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको थैलेसीमिया होगा? सो इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर बाय बर्थ होता है, पर ये वाज़ह तब होता है अराउंड 7 to 8 months ऑफ एज के दौरान ये वाज़ह होता है. ये सिम्टम्स आते हैं, फिर हम ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट होता है तो पता चलता है. और ये कभी कभार लेट भी प्रेजेंट करता है, 2 to 3 years. लेट कितनी एज में? इट कैन बी वेरी करता है. एडल्टहुड में भी? सो थैलेसीमिया मेजर के जो पेशेंट्स होते हैं ना, दे इट्स वेरी डिफिकल्ट, द लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. तो ये लाइकली इतना लंबा सर्वाइव भी नहीं करते इफ़ दे आर नॉट ट्रीटेड वेल. अगर शुरू से हम उनको ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो फिर वो चलते हैं. तो जो लेट प्रेजेंट करते हैं वो लाइकली ना सर्वाइव भी नहीं करते, तो इतना आते भी नहीं हमारे पास. अच्छा, तो मतलब बात वही है, क्योंकि आज की जो हमारे प्रोग्राम की थीम है वो अवेयरनेस है. बहुत सारे लोगों को जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती, और यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो इंटीरियर सिंध से आई हैं, पंजाब से आई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये ट्रीटमेंट एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है. तो इसमें जो है वो एक तो लोगों की जो है वो उनका लिटरेट होना या जो इलिटरेसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारी जगह तो ये मिथ होती है कि भाई अगर किसी को बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है या उसको, अच्छा इसमें क्या बच्चों को फिट्स होते हैं? फिट्स एज एन इट्स नॉट, वो थैलेसीमिया का एक सिम्टम नहीं है. मगर जब बुखार ज़्यादा तेज़ बढ़ जाता है तो फिर उसकी वजह से वो बुखार दिमाग पे जाएगा तो फिट्स पड़ सकते हैं, बट दैट्स वेरी रेयर होता है. रेयर, आई वुड नॉट से रेयर, इट्स अनलाइकली, इट कैन हैपन बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ थैलेसीमिया. वो उसकी जो अलामात है बुखार, उसकी वजह से हो सकता है. अच्छा, तो मतलब मोस्टली जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, उन्हें बुखार हुआ, वीकनेस हुई, या अच्छा क्या इसमें बच्चों को वॉमिटिंग और मोशन भी होते हैं? बिल्कुल.
ओके, तो ये तो सारी वो चीज़ें हो गई जो हर किसी बच्चे को हो सकती है। अच्छा, ये सारे सिम्टम्स होना डजंट मैटर कि वो उनको थैलेसीमिया है, लेकिन ये सिम्टम्स उनको हो सकते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा ब्लड टेस्ट है जो इसका होता है तो पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, ये थैलेसीमिया अफेक्टेड है बच्चा? सबसे तो पहले हम एक CBC कराते हैं, विच इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। उससे हमें हीमोग्लोबिन लेवल पता चल जाता है। अगर वो इतना कम होता है और परसिस्टेंटली कम आता रहा है काफ़ी, हम रिपीट करवाते हैं, तो फिर हम एक दूसरा टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो बेसिकली में बताएगा कि हमारे जिस्म में जो रेड ब्लड सेल है उसमें हीमोग्लोबिन कितना है और किस टाइप का है, और वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कितना फंक्शन कर रहे हैं, क्या ये भी उसमें इंक्लूड होता है? इंडिकेशन होती है उसकी? यस, इन अ वे, बिकॉज हीमोग्लोबिन एक केमिकल है जो रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है, जिसकी बेसिस पे हमें पता चलेगा कि ये रेड ब्लड सेल कितना अफेक्टिव है। ओके, ठीक है। तो फिर उसके बाद मतलब पेरेंट्स जो हैं वो सारा जो इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल जो जीपी हमारे जनरल फिजिशियन होते हैं उनके पास, या जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास। अच्छा, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो कितना फ्रीक्वेंटली जो है वो रेफ़र करते हैं कि आप ये टेस्ट करवा लें? बिकॉज थैलेसीमिया इज़ काफ़ी आम मर्ज़ है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बिकॉज हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस भी होती हैं। सिर्फ कज़न मैरिजेस में ये मर्ज़ नहीं होता, इवन अगर लोग नॉन कज़न भी हैं उनमें भी हो सकता है, बट बिकॉज हमारे पास लाइकलीहुड ज़्यादा है तो जेनेटिक पूल उनका काफ़ी लिमिटेड होता है, तो द चांसेस ऑफ इट हैविंग इन अ कज़न कपल इज़ हायर, वो ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत आम है और लोगों को पता है ये हो सकता है, तो फिर वो करवाते रहते हैं। मतलब फ्रीक्वेंटली रेफर करते हैं अगर उनके टेस्ट उस तरफ सजेस्ट करता है तो। अगर वो उसके सारे सिम्टम्स उनके जो है वो बाकी हैं, रिमेन है, तो वो उसके बाद जो है वो सजेस्ट करते हैं। अच्छा, आप कौन सी स्टेज पे कहेंगे कि इट्स टू लेट, कि जो पेरेंट्स को ना पता चले या वो उस पर तवज्जो ना दें, कि होगा कि नाउ इट्स टू लेट फॉर ट्रीटमेंट? इट्स नेवर टू लेट फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब अगर जितना जल्दी शुरू होगी उतना ज़्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस होगा। व्हेन आई से प्रोग्नोसिस, उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होगा बच्चे में और उसकी लाइफस्टाइल उतना ज़्यादा बेहतर होगी। मतलब वो क्योर जल्दी हो सकता है? थैलेसीमिया कैन नॉट बी क्योर्ड। क्योर इन द मीन के वो जितना जब तक उसकी मतलब लाइफ है वो उसमें एक कंफर्टेबल जोन में है। बिल्कुल, दे कैन लिव, वो एक आम नॉर्मल इंसान की तरह हर खेल खुल सकते हैं। ओके, अच्छा जी, दूसरी बात हम ये करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो थैलेसीमिया पेशेंट बच्चे होते हैं या थोड़े अगर वो बड़े भी हैं तो उनको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, या उनकी फैमिली उनको बहुत पैम्पर्ड करके रखती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे एज ए डॉक्टर कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या उनका हो सकता है? हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे और सही तरीके से शुरू की जाए। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चे को आप ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करवाएं। आप बच्चे की तबीयत देखें, ठीक है, बिकॉज कमज़ोरी होती है इसमें। अब एक कमज़ोर इंसान को नहीं बोलेंगे ना कि जैसे तुम कर लो, और वो बहुत जल्दी उसको फटीग भी हो जाती है। बिल्कुल, तो टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता करके देखो बच्चे में कितनी काबिल वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप उसको इनकरेज करो, बट बिल्कुल ढीला भी ना छोड़ो। इट्स अ बैलेंस, क्योंकि वो फिर आई थिंक उनको एक साइकोलॉजिकल भी एक इफेक्ट आता होगा कि हम बीमार हैं, हम नहीं कर सकते। अच्छा, यहीं पे हेल्प इंटरनेशनल में क्योंकि मैं बहुत रेगुलर आती हूँ तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माशाल्लाह स्कूल गोइंग भी हैं, तो आपके ख्याल में जो एक एक्टिविटी होती है स्कूल में वो उन बच्चों के लिए हेल्दी है, अच्छी है? दे कैन, बिल्कुल दे कैन। ओके, ग्रेट। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज की तो हमने बात कर ली, आप खाने पीने में क्या सजेस्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द गुड फूड फॉर द थैलेसीमिया किड्स? सो थैलेसीमिया किड्स के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती। दे हेल्दी फूड्स, बैलेंस डाइट, फल सब्जी खा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का हम मना करते हैं बिकॉज क्योंकि हम इनको ब्लड रेगुलर ट्रांसफ्यूजन देते हैं, तो ब्लड में एक केमिकल होता है आयरन, सही है, तो उसका ओवरलोड ना हो जाए। तो इस वजह से हम उनको एडवाइस करते हैं कि आयरन रिच फूड्स इतनी फ्रीक्वेंसी में ना दें। कुछ 2-3 के नाम अगर आप बताएं, जैसे जो बच्चे पसंद भी करते हैं लेकिन उनके लिए वो अच्छी नहीं है। रेड मीट, जैसे गोश्त हो गया, उसमें आयरन होता है। आप डेट्स, आई डोंट थिंक डेट्स हैज आयरन इन इट। I'm not so sure at the moment. ओके, तो मतलब 1-2 खा सकते हैं बच्चे? बिल्कुल, लिमिटेड क्वांटिटी में तो आप खा सकते हो। मसला तब होता है जब आप ओवर ईट करते हो उस चीज़ को। तो उसकी जो है वो ओवरडोज अगर वो हो जाता है तो वो फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, आयरन फिर उनकी बॉडी में जमा होता है तो फिर वो और मसले क्रिएट करता है। अच्छा, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है तो एज यू नो के बच्चे जो हैं वो जंक फूड्स, हमारे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, इनके हम बड़े भी खा रहे होते हैं, तो क्या जंक फूड जो है वो उन बच्चों के लिए रिकमेंडेड है? रिकमेंडेड तो जंक फूड ओवरऑल नहीं होती, लेकिन कभी कभार बच्चे हैं अगर जिद कर रहे हैं तो कैन दे हैव? लाइक आई सेड, वो अभी भी बच्चे ही हैं। जस्ट बिकॉज दे हैव थैलेसीमिया का मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल बच्चों से अलग है। उनके लिए भी सेम हुआ है कि दिल करे खाओ,
कोशिश करें ना खाएं, जो नॉर्मल बच्चों को हम कहते हैं घर का खाएं, अच्छा खाना पीना खाएं, पर कभी कभी बच्चा जिद करता है तो आप उसको दे सकते हो। अच्छा ना, एक जो फेयर फैक्टर है वो क्या है लोगों में? आई थिंक हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि मैं अगर अपना खून दूंगा तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारा जो जिस्म है वो हर 120 डेज़ के बाद नया खून बनता है, और अगर आपका हीमोग्लोबिन वेल है, अच्छा है, अगर हम निकालेंगे तो आपकी बॉडी में ये काबिलियत है कि वो और खून बना सकता है। द अदर पर्सन जिसको आप दे रहे हो उसके लिए अच्छा है। ओके, नहीं मतलब लोगों की जो मिथ ये है कि मैं खून दूंगा तो मुझ में खून की कमी हो जाएगी, उस हवाले से। जैसे मैंने कहा ना कि आपका खून, आप खून दोगे, आपका खून वो ज़ाया नहीं होगा, आपका बॉडी और खून बनाएगा, प्रोड्यूस कर देगी। आपकी बॉडी में वो काबिलियत है और खून बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको चक्कर आते हैं जब वो ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं, तो ये बहुत मतलब कॉमन सिम्टम है या ये कोई लोग कहते हैं कि मतलब हमें कोई बीमारी ना हो? अच्छा, एक मैं इसमें सॉरी इंटरप्ट भी कर रही हूँ, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि हर कोई आके ब्लड डोनेट कर सकता है या इससे पहले कोई प्रायर टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं? सो सबसे पहले बिकॉज हम ब्लड डोनेट करें, हम ये चेक करना चाहेंगे वो जो ब्लड हम दे रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है। तो हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे इन्फेक्शन स्क्रीनिंग होती है, एक सीबीसी कर लेते हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने के लिए कि वेदर उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। अगर हम उनसे लें तो वो दे भी सकते हैं, वो रिकवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। और फिर इन्फेक्शन स्क्रीनिंग होती है, जो ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन फैल सकते हैं उनको भी हम जो है ना स्क्रीन कर लेते हैं। तो ये बस नॉर्मल बेसिक टेस्ट है। तो ये कितना मतलब टाइम टेकिंग प्रोसीजर है? इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, ना टाइम, आप टेस्ट एक दिन पहले करवा लेते हैं। अच्छा, ऑन स्पॉट नहीं हो सकता? ऑन स्पॉट भी हो सकता है, उसका रिजल्ट आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, 2-3 घंटे लगते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इटसेल्फ इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल प्रोसेस, नॉट गोना टेक इतना ज्यादा वक्त नहीं लगता। ठीक है, चले उसके वो ब्लड टेस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आ गया, ही और शी इज परफेक्ट टू डोनेट द ब्लड, तो उसके बाद का जो प्रोसीजर है, जो एक बॉटल लेने में, वो कितनी देर लगती है? वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट ऑन एवरेज आई वुड से अबाउट 30 मिनट्स टू एन आवर। अच्छा, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद मतलब कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ही और शी कैन मूव फ्रीली, इजी होता नहीं, है? वो जो ब्लड डोनेशन करने का जो प्रोसेस था वो इतना लास्ट करता है। कुछ लोगों को कमजोरी, जैसे आपने बोला, चक्कर आ जाते हैं, पर उसकी वजह, उसके लिए जो हम उनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं, जूसेस प्रोवाइड कर लिए, कुछ खाने को प्रोवाइड कर लिया, ताकि अच्छा। टू बिल्ड अप देयर एनर्जी। Okay. ठीक है, हम उनको एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए, उस दिन के लिए, टेक इट इजी, अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें, लेट योर बॉडी यू नो रिकवर एज वेल। अच्छा, ठीक, मतलब कोई हैवी काम ना करें वो, या फिर कुछ इस तरह और से ये ना? बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इसमें बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, ठीक, ज़बरदस्त। आज कितनी फ्रीक्वेंसी होती है किसी एक बच्चे को ब्लड लेने की, जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो फ्रीक्वेंसी क्या है? वो बच्चों की तबीयत पे डिपेंड करता है। कुछ अगर बच्चे हम ऐसे मिनिमम होते बात करें और मैक्सिमम, दोनों की, पहले हम मिनिमम पे आ जाते हैं। मिनिमम हाँ आ जाते हैं कि तो उनको 1 हफ्ते 2-3 दिन के बाद भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि उनका बॉडी जो हम ब्लड उनको दे रहे हैं वो कितना ले भी रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसमें ब्लड एक्सेप्टेंस भी है? एक्सेप्टेंस भी होती है। ओके, तो जो एक बैग है वो उनको एक ही दिन में अगर लगता है तो वो फिर हम मतलब हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद दे नीड अगेन? दे कैन नीड इट अगेन, बिकॉज वो Okay. डिपेंड करता है उनका जो डिजीज है, उनका जो स्प्लीन है, वो उसको जो है ना कितना जल्दी प्रोसेस कर रहा है। अच्छा। और ये भी बैग की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि उसका हीमोग्लोबिन कितना बढ़ेगा और कितना ब्लड उसको गया है। ओके, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि इसको अभी कितने फ्रीक्वेंसी की बात तो लगेगी। मतलब मिनिमम हमारे पास 1 से 2 हफ्ते हो गए, और अगर हम मैक्स पे आए तो? 1 मंथ, 2 मंथ्स। अच्छा, 1 ये मंथ। मैं मेजर की बात कर रहा हूँ। ओके, और जो और वो उनकी मेडिसिन पे भी डिपेंड करता है कि वो और मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं। अच्छा, आपने मेडिसिन का जिक्र किया, तो क्या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना किया जाए और वो मेडिसिन से जो है वो मतलब या तो कवर कर लें या उनके लिए वो काफ़ी हो, ऐसा कुछ है? हम अगर मेजर की बात करें तो मेजर को तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है। ठीक है। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि मेडिसिन के जरिए हम उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिड्यूस कर सकते हैं। Okay. एक बच्चा, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। तो एक Okay. बच्चा जिसको हर 15 दिन में ट्रांसफ्यूजन होता है, उसको अगर हम दवा दें, ऐसी दवा, और उससे वो उसको असर करे, तो फिर वो उसको 1 महीना 2 महीना भी हो सकता है, उसके बाद ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो मतलब मेडिसिन भी इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हैं? केस टू केस डिपेंड करता है। आप लोग शुरू में सबको मेडिसिन रेफर करते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिसिन के अलावा जो डायरेक्ट आप कहते हैं कि इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी? सो इनिशियली तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द मेन ट्रीटमेंट। ठीक है। और जो मेडिसिन है उनकी क्राइटेरिया होती है, वो हर बच्चे के लिए इक्वल नहीं है। तो अगर बच्चा उस क्राइटेरिया में फिट होता है तो हम उनको मेडिसिन ट्राई करके देते हैं, अदरवाइज नहीं देते? अदरवाइज नहीं, बिकॉज एज यू नो मेडिसिन इटसेल्फ हैज इट्स ओन एक प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस हिसाब से अगर मेडिसिन हम देंगे
असर करता है वेल एंड गुड, किसी पे असर नहीं करेगा तो इट्स ट्रायल एंड एरर। अच्छा, यही ठीक, वाला डिपेंड करता डिपेंड है। करता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं हेल्प बट वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्सेस। अच्छा, विद मेडिसिन एज वेल। ओके। अच्छा, लास्ट प्रोसेस में आपसे यहाँ से सिर्फ पूछना चाहूँगी कि एक बच्चा अगर ट्रांसफ्यूजन के लिए यहाँ पे आ रहा है तो आप किस स्टेप से लेके और किस स्टेप तक उसको ट्रीट कर रहे हैं, मतलब इन अ डे की मैं बात कर रही हूँ। सो बेसिकली जब हमारे पास नया बच्चा आता है हम उनको इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले उनकी हिस्ट्री लेते हैं, बैकग्राउंड से लेके करंट हिस्ट्री तक उनको एग्जामिन करते हैं। फिर वी सी उनके पुराने टेस्ट होते हैं, फिर हम उनको सारा असेसमेंट करके वी डिसाइड कि हाँ ये बच्चा अगर थैलेसीमिया का है, अगर उनके पास टेस्ट हुए होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो हम टेस्ट करवाते हैं। अच्छा। एक दफ़ा कंफर्म हो गया इसको थैलेसीमिया है एंड देन हम उनको रजिस्टर हमारे पास कर लेते हैं। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, फिर मेडिसिन भी हम उनको यहाँ पे फ्री प्रोवाइड करते हैं, नॉट जस्ट आयरन की मेडिसिन, नॉट जस्ट थैलेसीमिया रिलेटेड मेडिसिन बट जनरल मेडिसिन टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल हेल्थ एज वेल, जैसे एग्जैक्टली विटामिन सप्लीमेंट्स हमारे हो गए, जस्ट टू उनकी ताकत की शरबत जो नॉर्मली लोग कहते हैं यहाँ पे, वो भी हम इनको देते हैं। अच्छा, तो वो जो है वो मतलब सजेस्टेड हैं कि वो लोग वो ले सकते हैं ब्लड के साथ, आयरन नहीं ले सकते वो? आयरन एज एन आयरन अलग रिच से डाइट नहीं ले सकते, मतलब आयरन रिच डाइट नहीं, मतलब ऐसा भी गोश्त बिल्कुल मना भी नहीं है। हम बस कहते हैं कि किसी भी कोई भी चीज ज्यादा मिकदार में ना हो, ठीक है, अगर ताकि ओवरडोज ना कर जाए। बैलेंस में हो तो वेल एंड गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, अगर एक बच्चे को फीवर हो रहा है तो वो ड्यूरिंग फीवर क्या आप लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं? डिपेंड्स ऑन कोई भी चीज़ करने से पहले हम जो है ना प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड करते हैं। बच्चे का हम हीमोग्लोबिन लेवल करेंगे, चेक करेंगे, उसकी तबीयत चेक, अगर बच्चे को वाकई उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है और आइडियली तो फीवर पे नहीं लगाना चाहिए बिकॉज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस भी होते हैं, बट अगर बच्चे को बहुत ज़रूरत है तो वी कैन बाईपास दैट एज वेल बिकॉज हम प्रोज एंड कॉन्स लाइक आई सेड, आप देखोगे फीवर की मेडिसिन दोगे, उसका रिस्पांस चेक करोगे, इफ इट्स गेटिंग बेटर तो फिर आप उसको दे सकते हो। अच्छा, मतलब थोड़ा सा इंतजार करके, जाहिर है कि मतलब फीवर में डायरेक्टली हम नहीं करते। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कोई लास्ट मैसेज आप देखने वालों के लिए कुछ करना चाहेंगे, देना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि थैलेसीमिया को एक स्टिग्मा ना समझें, ठीक है? ये बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, आप सबके बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, जैसे बाकी बच्चे हैं, तो इनके लिए अगर हम जो भी कर सकते हैं हमारी तरफ से तो फिर आप करें प्लीज। और ब्लड डोनेशन के बारे में? ब्लड डोनेशन डेफिनेटली, आपके पास बहुत खून है, इसके बाद आप घबराएं नहीं, ठीक है? और खून बनता जाएगा आपका। आप आए, खून डोनेट करें और चिल करें, दैट्स इट। चलें जी, थैंक यू सो मच आप लोगों को। आई होप कि आज का पॉडकास्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल है जो आप डॉक्टर सलमान से करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। डॉक्टर सलमान, आपसे पूछे बगैर मैंने एक ऑफर दे दी है वैसे लोगों को। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। फिर नई एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज।